हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हम पिछले वीडियो में यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित हिंदी विषय में उसके पाठ्यक्रम की चर्चा की थी, उसके प्रारूप पर चर्चा की थी, कैसे उसका सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस में मेंशन है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखे थे। तो आज उसी के आगे हम लोग इन अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कक्षा को संचालित करेंगे और विशेष रूप से इन्हीं के लिए ये क्लास बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य अभ्यर्थी या अन्य प्रतियोगी नहीं देख सकता है, कोई भी देख सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर भाषा की बात की जाए, वर्णमाला की बात की जाए, व्याकरण की बात की जाए, तो भाई जो यहाँ पर है वहीं दूसरी भी जगह होगा। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस के लिए, यूपी बीएड के लिए या फिर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसका जो है चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं। लेकिन हम यहाँ विशेष तौर से ध्यान में ये रखेंगे कि यूपी टेट में और सुपर टेट में किस तरीके से हिंदी भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या होता है, उसका कठिनाई का स्तर क्या होता है। तो इस तरीके से हम जो भी देंगे आपको क्रमबद्ध तरीके से देंगे, पूरा देने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा कि अलग से कहीं खोजना पड़े, पढ़ना पड़े। आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और नोट्स बनाते जाइए। एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने का झमेला हटा दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आइए आज हम भाषा की चर्चा करते हैं कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और भाषा की उत्पत्ति के साथ साथ भाषा के अंग कितने हैं। इस तरीके से हम लोग आज पूरा जो है इस पर चर्चा करेंगे और फिर हिंदी भाषा का संवैधानिक क्रम क्या है, आदि आदि बातें देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात की जाए तो भाषा की। तो भाषा क्या है? तो अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा क्या है? विचारों एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप भाई मान लीजिए कि किसी से कोई अभिव्यक्त कर रहे हैं, कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, विचार विनिमय कर रहे हैं। विचार विनिमय मतलब क्या होता है? संवाद कर रहे हैं आप। ठीक, मान लीजिए आप अपनी प्रेमिका से ही क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ये भी क्या है? आप विचारों भावनाओं को क्या कर रहे हैं? आप अपनी भावनाओं को, आप अपने इमोशंस को क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं। वहाँ से भी आपको कुछ रिस्पांस मिलेगा, हाँ, पॉजिटिव या निगेटिव। तो इस तरीके से क्या है? भाषा विचार एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो अब बात यह है कि विचार एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत के भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से। ठीक, अब ये तो बात हो गई कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो संस्कृत के भाष धातु से। अब भाष का अर्थ क्या होता है? अर्थ, तो इसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। बोलना या प्रकट करना। तो हम आपसे बताएं कि आप क्या करेंगे? आप अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, विचारों को प्रकट करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। तो किस तरीके से अभिव्यक्त करेंगे? या तो लिख कर करेंगे, या तो बोल कर करेंगे, या तो सांकेतिक रूप से करेंगे। सांकेतिक रूप का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? सांकेतिक मान लीजिए इशारों में। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या करता है कि चौराहे के बीचों बीच खड़े होके हाथ के इशारों से उधर गाड़ी रोकता है, उधर के लिए फिर आगमन के लिए जाने के लिए बोलता है, फिर उस चौराहे की तरफ रोकता है, कभी उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण। जैसे मूक बधिरों के लिए जो भाषा होती है वो भी क्या होती है? सांकेतिक भाषा हो। आप दूरदर्शन के टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा कि वहाँ पे जो अध्यापक पढ़ा रहा होता है वो इशारों में समझा रहा होता है उस भाषा को जो भी पढ़ाता है। तो बच्चे उससे समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो ये क्या है? सांकेतिक। जैसे आजकल सांकेतिक भाषा का सबसे जो ट्रेंड चल रहा है वो आपका इमोजी है। इमोजी क्या है? इमोजी आपके इमोशंस को क्या कर रहा? अभिव्यक्त कर रहा है। आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव हैं, मतलब गागर में सागर भरने का काम क्या कर रहे हैं? इमोजी कर रहे हैं। आप किसी को डबल बांड का वो दिल बना वाला जो है भेज दे रहे हैं, तो किसी को जो है इस्माइल का भेज रहे हैं। किसी को मान लीजिए कहीं पर दुख पड़ा या कोई जो है दुख में है तो उसके प्रति आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो टीयर्स निकाल रहे हैं।
तो कहीं पर जो है हाथ मिला रहे हैं तो हाँ मित्रता का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्या हैं, इमोजी क्या हैं, ये भी आपके सांकेतिक भाषा ही है। विचारों को क्या कर रहा है, विचार का विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक, तो जो है भाषा क्या है, भाषा विचार एवं अभिव्यक्ति का, विचार एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का माध्यम है। बस इससे ज़्यादा भाषा में आपको कुछ नहीं जानना है। अगर आपसे पूछ लेगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप बताएंगे भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई। तो भाषा का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होगा बोलना या प्रकट करना, भावों या विचारों को अभिव्यक्त करना। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, ये अपने आप में संपूर्ण है। लिखित चाहे लिख कर बोलो, चाहे लिख कर प्रकट करो, चाहे बोल कर प्रकट करो, चाहे सांकेतिक रूप से प्रकट करो, तो ये क्या है, भाषा के अभिव्यक्ति के माध्यम है। ठीक, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी ऐसे लाइन बाय लाइन भी पूछ सकता है। विचार एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक, तो अब बात आती है कि ये तो हो गया, अब भाषा के अंग कौन कौन से हैं, भाषा का निर्माण कैसे होता है। तो अब भाषा के अगर अंग की बात की जाए तो भाषा के मुख्यतः 4-5 अंग होते हैं। भाषा के आज अगर अंग की बात की जाए तो अंग कौन कौन से होंगे, तो अंग होगा सबसे पहले क्या होगा, ध्वनि। क्या होगा, ध्वनि। फिर क्या होगा, वर्ण। फिर क्या होगा, शब्द। फिर क्या होगा, पद। और फिर क्या होगा, वाक्य। इस तरीके से पूरा जो है भाषा का जो है ये प्रमुख अंग है। इन्हीं अंगों के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से भाषा का निर्माण होता है, भाषा का सृजन होता है। तो अब हम देखें तो ये ध्वनि क्या है। अगर हम ध्वनि की बात करें, क्या ध्वनि, अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि क्या है, तो ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। भाषा की कैसी इकाई है, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। अब कहने का मतलब ये है, ये जो ध्वनि है, कुछ भी हम आप जो बोल रहे हैं, जो हमारी स्वरतंत्रियों से निकल रहा, हमारे मुख से जो निकल रहा है, वो कोई ना कोई क्या है, ध्वनि है। अब ये ध्वनि किस रूप में निकल रही, कैसे हम बोल रहे हैं, उसका जो है जो स्वर है या मतलब जो वर्ण है जो निकल रहे हैं, जो अभिव्यक्त हो रहे हैं, ये क्या है, ध्वनि है। हम आपके सामने बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ध्वनि के माध्यम से ही तो बोल रहे हैं, ध्वनि ही तो निकल रही है मुख से। तो ध्वनि क्या है, यही क्या है, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। अब वर्ण की बात की जाए कि वर्ण क्या है, तो अगर वर्ण की बात की जाए तो वर्ण है, वर्ण क्या है, ये भाषा की सूक्ष्मतम इकाई तो ध्वनि है, और ध्वनि की लिखित इकाई, ध्वनि की सूक्ष्मतम लिखित इकाई है, लिखित इकाई। अब लिखित इकाई का मतलब क्या है, मान लीजिए आप जो ध्वनि बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला क क्या है, एक ध्वनि है। जब तक इसका हम लिखित रूप नहीं देंगे तब तक ये क्या है, ध्वनि ही है। हाँ, एक वर्ण है लेकिन क्या है, ध्वनि है। लेकिन जैसे ही हम इसको ये लिख दिए तो ये ध्वनि का क्या हो गया, लिखित रूप हो गया। कहने का सेंस ये है कि वर्ण क्या है, ध्वनि की सूक्ष्मतम लिखित इकाई है। ठीक, अभी यहाँ हम इतने ही समझते हैं। जैसे वर्ण क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 मानी गई है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद अब बात आती है शब्द की। शब्द क्या है,
शब्द क्या है, तो शब्द ये है वर्णों के सार्थक समूह को। वर्ण, अब मान लीजिए जैसे वर्ण क्या है, अ है, आ है, क है, ख है, ये सारे क्या हैं, वर्ण हैं। और ये वर्ण कैसे हैं, बिखरे हैं। अगर इन्हीं को हम सार्थक रूप से जोड़ दें, मान लीजिए जैसे अ, म और न, ये मान लीजिए अलग अलग है, तो अ और म और न ये क्या है, अलग अलग है। अगर इन्हीं को हम जोड़ दें, तो जब जोड़ देंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक सार्थक शब्द हो जाएगा, सार्थक शब्द। और जब सार्थक शब्द बन गया तो वो क्या बना, अमन। ये अमन क्या है, एक किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। हाँ, तो पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है और इसका कोई ना कोई अपना अर्थ भी है। ठीक, तो इस तरीके से शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है। ऐसे आप जान लो, वर्णों का सार्थक समूह है, सार्थक समूह है। ठीक, बस इतनी ही बात यहाँ जानने हैं आपको। कभी कभी पूछ लेगा कि शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह। और एक दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि शब्द है, तो दूसरा जो कि आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, भाषा की क्या है, भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक लिखित, सार्थक लिखित इकाई। शब्द क्या है, भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक लिखित इकाई है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ये सब परीक्षा में ये लाइन आपसे पूछी गई है। तो पूछ लिया कि भाषा के स्वतंत्र एवं सार्थक लिखित इकाई किसे कहते हैं, इस तरीके से पूछा गया था आपसे। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि शब्द को भाषा के स्वतंत्र एवं सार्थक लिखित इकाई भी कहते हैं। ठीक, अब बात आती है शब्द के बाद क्या बात आती है, शब्द के बाद आती है बात पद की। अब पद क्या होते हैं, शब्द तो हम जान गए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, वर्णों का सार्थक समूह है शब्द। उसके बाद पद क्या है, तो अब पद के पहले हम थोड़ा सा वाक्य जान लें। वाक्य क्या है, तो जिस तरीके से वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, उसी तरीके से शब्दों का सार्थक समूह वर्ण है। तो वर्ण क्या है, वाक्य। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, राम ने श्याम को पुस्तक भेंट किया, पुस्तक भेंट किया। ठीक, ये अपने आप में पूरा एक क्या है, सार्थक वाक्य है, शब्दों का सार्थक समूह है। अर्थात कह सकते हैं कि जिसे पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका एक भावार्थ निकल सकता है। वो क्या है, राम ने श्याम को पुस्तक भेंट किया। तो यहाँ जो राम ने, ये राम ने क्या है, ये एक पद है। अब यही समझिए, ये एक पद है। और एक पद किस अर्थ में है, क्योंकि ये शब्द क्या है, शब्द तो यहाँ पर राम है, राम ओनली क्या है, इंडिविजुअल एक शब्द है। लेकिन जैसे उसके साथ राम ने जोड़ दिया, हालांकि यहाँ पर अभी हम क्रिया कारक और विभक्ति में नहीं जाएंगे, उससे नहीं मतलब है। ये ना देखना कि राम ने तो श्याम को, फिर तो कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से आप ना जोड़ना, वो बहुत अलग चीज़ है। वहाँ हम फिर बाद में जब वहाँ पहुँचेंगे तब उसकी बात की जाएगी। तो राम ने श्याम को क्या किया, पुस्तक भेंट किया। तो यहाँ राम ने श्याम को, एक यहाँ पर तोड़ दो। उसके बाद क्या किया, पुस्तक भेंट किया, ये भी अपने आप में एक। तो इस तरीके से इस वाक्य में 3 पद बन गए। राम ने श्याम को एक पुस्तक भेंट किया। तो ये क्या है, राम ने
श्याम को पुस्तक भेंट किया, ये पद है। तो पद क्या है? शब्द से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक, एक अंश होता है वाक्य का, एक अंश होता है पद। पद क्या होता है? वाक्यों का एक अंश होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और वाक्य आप समझ ही गए कि वाक्य क्या है? पूरा एक जो है भावार्थ होता है, शब्दों का सार्थक समूह होता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि जो भाषा है, भाषा क्या है? संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना, और जिसका परिभाषा क्या होती? विचार एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक, उसके बाद फिर भाषा के कितने भाग हैं या कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि है भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है, लिखित इकाई नहीं, सूक्ष्मतम इकाई है। वर्ण क्या है? ध्वनि की सूक्ष्मतम लिखित इकाई है। इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि भाषा की सूक्ष्मतम लिखित इकाई है, ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह है। फिर पद क्या है? वाक्यों का एक छोटा सा भाग है पद, ऐसे लिख सकते हैं आप। पद क्या है? वाक्यों का एक छोटा सा भाग। ठीक, और वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक समूह है। सार्थक समूह का मतलब क्या होता है? जैसे शब्द भी कितने तरीके के होते हैं? तो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से सार्थक कौन कौन से होते हैं? एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। निरर्थक। तो इस तरीके से सार्थक शब्द क्या हुआ? राम ने श्याम को पुस्तक भेंट किया। और निरर्थक में अगर देख लिया जाए तो क्या है कि मान लीजिए जैसे पुस्तक श्याम राम को भेंट किया, मतलब कि जिसका कोई तारतम्य ना बन पाए, जिसे आप पढ़ने में हिचकिचाहट महसूस हो, मतलब कि कोई उसका अर्थ ना निकले, भावार्थ ना निकले, तो वो क्या है? निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक, कुछ निरर्थक शब्द ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल हमारी भाषा में होता है, हिंदी भाषा में, जैसे खटर खटर, खटर पटर, चटर पटर, धड़धड़ाना, भड़भड़ाना, ये एक विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है। तो लेकिन सार्थक समूह तो वाक्य सार्थक शब्दों का सार्थक समूह है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के कितने मुख्य अंग हैं, उनके भेद क्या हैं, फिर भाषा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से यहाँ से संबंधित जो भी सवाल आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप आराम से बहुत सरल तरीके से बताए हैं, इसको नोट कर लीजिए, अपनी नोट्स बनाते चलिए, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक ही बार में सारी बातें क्लियर हो जाए। यहाँ से इससे बाहर के सवाल नहीं आएंगे, जो भी कुछ आएगा यहीं से आएगा। एक सवाल यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, बाकी यहाँ से सवाल तो आता ही आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे कि अब हिंदी भाषा क्या होती है, हिंदी का विकास क्या हुआ, हिंदी के विकास का क्रम क्या है, और हिंदी भारत की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, इस तरीके से उस पर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।